अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। दिस इज़ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की शिफा जो सुबह है, आज की शिफा बिल्कुल आज की शिफा मैं क्यों निकला है इतने मैं उसमें बताता हूँ हूँ। मैं। जी जी जी, आज की शिफा का तारुफ कराऊंगा मैं आपको। अच्छा, बेसिकली मुख्तलिफ ऑफिस में किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की शिफाएँ होती हैं, ये मैं सोच रहा था कि एक ना आप अगर, चूँकि अब ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया काम करते करते, तो मुख्तलिफ ऑफिस में काम किया, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम किया। अच्छा, हर इंडस्ट्री में और हर ऑफिस में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मौजूद होते हैं। हाँ, और जिनसे रौनक होती है। बेसिकली दैट इज व्हाई द वर्ड शिफा, द नेम शिफा केम आउट ऑफ हिज माउथ। मैं अभी बताता हूँ वो सारे। अब आप खुद वो शिफाएं जो है वो देख लीजिए, आप उसमें फिट कर लीजिए कि आप कहाँ पर उसमें लाई करती हैं, किस स्पेक्ट्रम पे आप हैं, कहाँ पर हैं आप। और जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब अपने अपने ऑफिस को जरा मद्देनजर रखें और सोचें कि अच्छा हमारे ऑफिस में ये बंदा कौन है। हाँ, बिल्कुल सही। और हमारी टीम भी देखे। सही है। एक तो होता है हर ऑफिस में मजलूम। हाँ, ठीक है। वो मजलूम क्या होता है, वो कह रहा होता है वो बड़ा काम है भाई, हाय मैं एक्सप्रेशन दूंगी आज, ठीक है। वैसे जिस कैटेगरी का बंदा बताएंगे मैं उसका एक्सप्रेशन दूंगी। सही है। उसके बारे में जब आप उससे बात करेंगे ना, उसको लगेगा कि सारा काम उसी को दे दिया गया है और सारा काम उसी ने करना है। और अभी आपने उसको समझाना शुरू किया ही होता है कि उसके एक्सप्रेशन ये हो जाते हैं। हाँ, अच्छा। और बाहर जाकर वो जब समझाने के बाद जब लोगों से बात कर रहा होता है ना, उसका मौजूद सिर्फ और सिर्फ एक होता है, यार बहुत काम है भाई, बहुत काम है, बड़ी टेंशन है। सही है। और अगर आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ, फिर आप देखें हर रोज आपके साथ बैठ के वो यही बातें करेगा। बिल्कुल इंतहाई मजलूमियत का उसने लबादा ओढ़ा हुआ। बिल्कुल सही है। आगे चलें। एक वो शिफाएं होती हैं, एक वो लोग होते हैं जो धमकीबाज होते हैं। हाँ, उनका मामला क्या होता है, हर थोड़ी देर में वो आपसे ये कहे, मैं तो छोड़ रहा हूँ भाई। अच्छा, उनके जेस्चर ऐसे होते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, बस ये कि मैं तो जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वो देगा नहीं इस्तीफा, लेकिन वो कहेगा जरूर कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उसकी रोजाना की बातचीत ये होती है। ये इस तरह के कैरेक्टर आपको हर ऑफिस से मिल जाएंगे। अच्छा, फिर एक कैरेक्टर जो सब लोग जानते हैं, बड़ा बखूबी वाकिफ है, वो वाली जो शिफा है, वो होते हैं चमचे। वो जी सर, जी सर, अरे जी सर, जो आपने कहा जी, अरे सर क्या बात है, जी हाँ। उनका कोई खास एक्सप्रेशन नहीं है, वो आपके एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन मिला लेंगे। बॉसेस के एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन मिला लेंगे। चमचे होते हैं वो बिल्कुल। अच्छा, वो काम करने में इतने एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन हाँ जी। अच्छा, उनका एक और भी होता है जो वो काम कर रहे होते हैं, लुक बिजी डू नथिंग वाला। ये वाले शोर भी बड़ा मचाते हैं, हम कर रहे हैं ये। मैंने तो उनको कहा, मैंने बॉस को समझाया, मैंने कहा बॉस ये तो आपके मुखालिफ जा रही है बात, आप इसको इस तरह से करें। वो शोर इतना मचा रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज में उनकी इतनी एक्टिविटी हो रही होती है कि वो उनको देख के ही लगता है कि ये तो ना होते तो कैसे चलता काम। वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। बॉस के सामने कहते हैं बॉस हाँ बॉस हाँ जी। अच्छा, और बॉस के सामने वो बॉस की हाँ में हाँ मिलाएंगे, और उसके बाद बाहर जाकर वो जो काम बॉस ने दिया होगा वो किसी और को दे, भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। भाई तुम कहाँ से अथॉरिटी आ गए। ये होते हैं वो चमचे। अच्छा, एक होते हैं सुस्त, इंतहाई सुस्त। वो तो बस उनसे काम करवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ठीक है जी, वो सुस्त लोग हैं। हाँ, करते हैं, अच्छा देख लेते हैं, अच्छा ठीक कर रहे हैं। उनका होता है एक जुमला, कर रहे हैं, हो रहा है भाई, ये उनका जुमला है, कर रहे हैं, हो रहा है, और वो होता ही चले जाता है। आपके बाल सफेद हो जाते हैं, उनका काम ना हुआ होता है। अच्छा, और उसी की एक थोड़ी सी वेरिएशन है, वो है वो थके हुए। वो थोड़ा सा काम करते हैं ना, थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करेंगे। ये थोड़े सुस्त से बेहतर होते हैं। हाँ, बेहतर होते हैं। थोड़ा बहुत काम करेगा वो, थक गया यार, वो थक गया भाई यार, अच्छा चाय ले आओ यार, अच्छा थक गया भाई। ये वाले कैरेक्टर थकावट की मद में चाय की ब्रेकें चाहिए होती है दरअसल। अच्छा, और एक हर ऑफिस में होता है मरीज, वो हमेशा बीमार होगा। हाँ, उसके साथ कुछ ना कुछ मसला होगा, छींकें होंगी उसको, पोलन हो जाएगा उसको, सहरा में भी पोलन हो जाएगा, दायमी नज़ला होगा उसको, दायमी बुखार होगा। अच्छा, और इसकी मज़े की बात ये है कि वो बीमार नहीं होगा ना, तो उसके घर का कोई फर्द बीमार होगा। इसका बीमारियों के साथ कनेक्शन है। सही है। और ये हमेशा रहेगा। हर थोड़े दिन बाद ये बीमारी की छुट्टी भी लेगा, और ऑफिस भी जब आएगा बस तो भी उसकी तबीयत ऐसी ही होगी कि आपको उस पर तरस आएगा कुछ कहते हुए कि यार ये कर लो, तो फिर उसको लगे, वो कहेगा कि कमर में इतना दर्द था, कल हल्की सी फिसलन सी हो गई, गिरा नहीं मैं, गिरा नहीं, लेकिन बस वो तकलीफ कमर में शुरू हो गई, वो झटका सा लग गया था। तो ऐसा होता है सिलसिला। जो आखिरी जो टाइप है जो कि हर ऑफिस में आपको नजर आएगी, वो है जी गुलाम।
गुलाम? गुलाम। मैं कोई गुलाम हूँ? नहीं, ये वो वाला नहीं। अच्छा, वो होता है जी। मैं गुलाम हूँ जी जी, मैं करूँगा। मैं वो हर चीज़ में आगे बढ़ बढ़ के उस चीज़ को करने की कोशिश करते कर भी रहे हैं होते हैं। ये वो लोग होते हैं, करते तो हैं, लेकिन इनको आप इतवार को भी बुलाएं, इनको आप शाम में ऑफिस के बाद भी रुकवाएं, ये हर वक्त रेडी रहते हैं कि जी मैं तो इस चीज़ के लिए ही पैदा हुआ हूँ कि आपकी गुलामी करूँ। नहीं, काम अलग चीज़ होता है, गुलामी अलग चीज़ होता है। सारी दुनिया भी काम करती है। आप अंग्रेज़ों के यहाँ तो बड़ा, आपने तो बड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड देखा है, वहाँ ऑफिस टाइम के बाद कोई करता है कोई काम? ईमेल नहीं खोलता, ईमेल नहीं खोलते वो, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं सर रात को 10 बजे आप, मैं हूँ भाई। तो वो उसमें एक वो भी होता है ना, उसमें फायदा उनको ये होता है कि बॉसेस को जब ये चीज़ समझ आ जाए कि भाई ही इज ऑल टाइम अवेलेबल, हाँ, तो फिर बस उनको होता है, लग रहा होता है तरक्कियां भी इससे आ जाएंगी इस काम से। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको हर ऑफिस में मिले। तो इनमें आप, मेरा नाम क्यों निकला था आपकी जबान पे? आप मुद्दे पे आए ना। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखती हैं ये आप देख लीजिए। इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखूंगी लेकिन अवैस के मुंह से शिफा निकला ये सारी कैटेगरीज को बताने से पहले, तो अभी हम अवैस से जरा आप उस कैटेगरी में आएंगी कि वो एक ऑफिस में काफी सारे लोग बैठे हुए थे अपने बॉस के साथ, तो बॉस ने एक लतीफा सुनाया, सब लोग हंसने लगे बेहतरीन तरीके से, सिवाय एक शख्स के, वो नहीं हंसा। अच्छा, वो क्यों? तो उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों नहीं हंसे? कहा मैंने रिजाइन दे दिया। अच्छा ये है मामला उन शख्स का कि जो रिजाइन दे देते, फिर वो हंसे ही नहीं, बेचारे नहीं हंसते। कहते भाई लोग तो इसी चक्कर में हंस रहे थे क्योंकि हमें जो है वो बॉस जो है वो जब सुनाता रहता है लतीफे, तो हम जबरदस्ती हंस रहे होते क्योंकि वो बॉस है ना। तो कहा मैंने रिजाइन दे दिया, अब मैं हंसूंगा, बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता, अब कर लो जो करना है। सही बात, ठीक है जी। खैर नाज़रीन, अच्छा कुछ फन तफरी कुछ इंटरेस्टिंग बात, किस किस्म के लोग होते हैं, और फिर इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज कोई आपके जहन में भी आ सकती हैं, तो आप सोशल मीडिया पे लिख के बता सकते हैं कि आपके जहन में कौन से लोग आए हैं ऑफिस की बात करते हुए, कौन सी शिफाएं आपके जहन में आई हैं। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे, जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और 60 सेकेंड्स अराउंड द वर्ल्ड की तरफ लेकर चलते हैं। 60 सेकेंड्स दिखाते हैं आपको। पाक फौज का मुल्क के मुआशी चैलेंजेस के बायस 23 मार्च की परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा की जानिब से इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी वजारत खजाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए मतलूबा फंड्स की फराहमी मुश्किल करार दे दी। रमजान के आगाज से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। PSL में लाहौर ने इस्लामाबाद को 119 रन से हरा दिया, फखर जमान का लाठीचार्ज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल तब्दील, सीरीज 24 मार्च से शुरू होगी। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मिसाइल हमले, 84 मिसाइल दागे। बरतानिया में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी, वेल्स में 100 से जायद स्कूल्स बंद। जर्मनी की इबादतगाह में फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 25 जख्मी। और अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में धमाका, गवर्नर दाऊद मुजम्मिल हलाक। ये था जी 60 सेकेंड्स, और आपने देखा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 19-20। हाँ वो तो होता है भाई, ये तो अब ना हो तो क्या फायदा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम आपको जरा एजेंडे की तरफ ले जाएं। बताएं जी, आज का एजेंडा जो है वो है क्या। एक तो आपकी हम मुलाकात कराएंगे बड़ी इंटरेस्टिंग, एक व्लॉगर हैं, उनकी पंजाबी उर्दू का जो इम्तिजाज है, असल में बात सारी वो है, गेम सारी उनकी वो है। बड़ा मजेदार खाना तो वो अच्छा पकाती ही है, मैंने खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है। फिर आपने अंदाजा लगाया और रंग, तस्वीरें, उनकी वीडियोस, वो जो रेसिपीज हैं, वो वाली खातून है देखिए जो कि अंदाजे से बहुत बेहतरीन बना लेती है। हाँ। हम मेजर कर करके आधा चम्मच वो अंदाजे से वो कहती हैं। हमारे बुजुर्ग हैं वो उसी तरीके से करते थे ना, उनके अंदाजे इतने परफेक्ट होते थे कि वो खाने का टेस्ट आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेजरमेंट्स कर लें, वो नहीं आता। वो क्या, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो जो प्रैक्टिस है वो उनकी नजर आती है। तो उनके साथ हम जरा आपकी गपशप कराएंगे, कौन है, क्या करती थी, शादी किस तरह से हुई, यूके किस तरह गई, यूके की हैं वैसे, तो उनसे आपकी करेंगे मुलाकात, बड़ी मज़ा आएगा आपको। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करेंगे जी ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ फैशन डिज़ाइनर, उनकी आवाज़ इस हवाले से बुलंद होती रहती है और
ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो जो मुतनाज़ा बातें हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं, उनको सोशल मीडिया पर तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने उस हक़ के साथ खड़ी हुई हैं, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बिल्कुल। फिर इसके बाद हम ज़रा बात करेंगे कि जो सरकारी उमूर हैं, दफ्तरी उमूर जो हैं, उन पे खर्चा कितना आता है, बहुत खास तौर पे ऑफिशियल जो सरकार होती है किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कितना खर्चा करती है पाकिस्तान, और कंपेयर करेंगे इसको दुनिया के ममालिक से, इस पे भी तफसीली ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और फिर सियासत तो है ही हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि जाहिर है कि जो कुछ ना हुआ उसके बाद PTI के इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, अब वो इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से भी बात होगी। फिर लाहौर में PTI का एक सियासी जो कारकुन है वो जहाँ बहक हुआ था, उसके हवाले से बात होगी। तो ये सारा हमारा आज का एजेंडा है और इन तमाम मामलात पर हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और पेशगोई ये भी हो गई है कि रमज़ानुल मुबारक में बारिशें काफ़ी होनी है, बिल्कुल, और उसके लिए तैयार रहें। फिर कराची वालों के लिए ख़बर ये है कि कराची में जो है वो 2-3 दिन जो बड़ी शदीद गर्मी है वो फिर 2-3 दिन के बाद ज़रा सेटल होगी, लेकिन गर्मी कराची में ज़्यादा होगी, अच्छी खासी होगी। लेकिन ये है कि ये ज़रा एक सुख का सांस इस बात पर लिया जा सकता है कि बारिशें होंगी और मतलब जो है वो ज़रा बेहतर रहेगा, कम। लेकिन वो बारिशों का फिर मामला जो आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं बारिशों के, वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो इसीलिए उसके लिए कुछ पहले से तैयारी कर ली जाए ना, मतलब सबको पता है। और दुआ ये करें कि रहमत की बारिश हो, हाँ, रहमत की बारिश हो, रहमत की बारिश ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, बताएं जी, खबरों की तरफ चलते हैं। अच्छा, सुबह खबर मिल गई भाई, 2 खबरें मुझे मिली। एक तो ये खबर मिली कि वो जो शी जिनपिंग जो है वो चीन के तीसरी मरतबा सदर मुंतखब हो गए। बिल्कुल, वहाँ पे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तीसरी दफ़ा मुंतखब हुए हैं, किसी को एतराज़ भी नहीं है। कोई धांधली का नहीं, सिलेक्टेड नहीं कह रहे, नहीं कोई सिलेक्टेड भी नहीं है। उन्होंने भी नहीं कहा मैं सड़कों पे आऊंगा। खैर अब तो बन गए, अब क्या सड़कों पे आना। तो उनके जो मुखालिफिन है उन्होंने भी नहीं कहा हम सड़कों पे आएंगे। वो भी मैंने उनके बयानात नहीं पढ़े। कोई महंगाई मुकाओ मार्च कुछ है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई ये है, भाई यही है, यही चलेगा। और वो मतलब जो माओ ज़ेतुंग के बाद जो है सबसे ज्यादा पावरफुल इस वक्त चीन के हुक्मरान करार दिए जा रहे हैं वो। बिल्कुल, तीसरी मरतबा ज़ाहिर है। बिल्कुल। और दूसरा वो अमेरिका का एक बयान आया है, टेड प्राइस जो है उनके, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान और भारत की हमसालसी करवाने के लिए तैयार है, लेकिन आप दोनों को खुद आगे बढ़ना होगा। और वो कहते हैं तो हमारी, ये तो उनसे पूछो हमारी और आपकी सालसी कौन कराएगा। हाँ, ये भी तो मसला है। मैं कहने वाला था कि उनके अपने मामलात भले चाहे कैसे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। जॉर्जिया के बारे में कह रहे हैं, वो मैंने आपको बताया था ना, जॉर्जिया में मुजाहरे हो रहे हैं, उन्होंने फॉरेन एजेंट लॉ जो बना दिया था, तो फॉरेन एजेंट लॉ अब वो रिपील कर रहे हैं, हटा रहे हैं। उस पर वो कह रहे हैं जी अच्छी बात है, बड़ा आपने। भाई तुम कौन हो यार, हर चीज में टांग, ऐसे भी होते हैं ऑफिस में। कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जो ना केओस को इग्नाइट भी कराते हैं और केओस को पसंद भी करते हैं। वो कहते हैं ना जर्नलिज्म थ्राइव्स ऑन केओस, क्राइसिस में जर्नलिज्म जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश करता है। तो उसी तरह कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि अफरा तफरी फैली हो, मुजाहिरे हो, आगे लगे, टायर जलें और लोग सड़कों पे निकले। उनको आवाम जो है वो पीसफुल पसंद नहीं है, अपने ममालिक में नहीं, अपने मुल्क में नहीं, दूसरों के ममालिक में। तो ये चीज़ है जो हम देखते हैं, खामखा एक कियोस्क को आग देने की कोशिश करते हैं। अच्छा खैर, आपको बताएं, आप सुनकर बड़े हैरान होंगे, जहाँ पर हम बात करते हैं जापान की तरक्की की और जापान की खुशहाली की, है जिस तरह वो गाड़ियाँ बनाते हैं, जिस तरह वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में खुद का अपना नाम जो है उन्होंने मनवाया है, उधर ही खवातीन जो हैं उनके हवाले से एक बड़ी अजीब सी रिपोर्ट सामने आई है। जदीद दौर में खवातीन के हर शोबे में शिरकत किसी भी कौम की तरक्की के लिए लाजिम समझी जाती है। और हमारे तो कायद ने पुराने वक्तों में कहा था, 1947 के उसमें कहा था कि भाई जिस कौम में तरक्की चाहिए तो उसकी खवातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहिए। अब तरक्की याफ्ता ममालिक में खवातीन को काम करने के बराबर मौके फराहम किए जाते हैं, लेकिन इन अक़वाम की दर्जाबंदी भी की जाए तो जापान जो है, जापान अब भी इस मामले में बाकी ममालिक से बड़ा पीछे नजर आता है। अच्छा। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक की वर्क फोर्स में खवातीन की शमूलियत की रैंकिंग जारी की है और इसमें बदतरीन ममालिक में जापान जो है वो दूसरे नंबर पर आया है। आप अंदाजा लगाएं, बदतरीन मतलब नीचे से जो है वो टॉप की है तकरीबन, हाँ, नीचे से सेकंड आया है। और ये रैंकिंग जो है इसमें इसका ये नंबर 7 सालों से कायम है, इसमें कोई बेहतरी भी नहीं आ रही। मतलब ये भी एक तशवीशनाक बात है कि इसमें नंबर जो है वो बेहतरी की तरफ भी नहीं जा रहा। खवातीन की वर्क फोर्स में शमूलियत के जो इंडेक्स है 2022 उसके मुताबिक 29 ममालिक में से आइसलैंड पहले नंबर पर रहा, जबकि स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जो है इसके बाद आते हैं, और जापान 28वें और जनूबी कोरिया 29वें नंबर पर रहा। जापानी पार्लियामेंट में खवातीन
खवातीन की शिरकत 10% है, जबकि उन ममालिक की जो अगर एवरेज निकाली जाए तो वो 34% बनती है। अच्छा। तो ये जापान की बड़ी अजीब सी पीछे हुआ और मुझे वैसे ही यकीन भी नहीं आया सुन के जितना वो तरक्की याफ्ता रहा है। अब तो खैर उसके मामला जरा स्टैटिक चल रहे हैं। ये बता दिया आपको दुनिया को, अगर मैं इसका दूसरी साइड देखूं कि खवातीन की इकोनॉमी में शमूलियत के बगैर तरक्की हो सकती है, एक तो उसने ये बताया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खवातीन की उसमें शमूलियत नहीं होनी चाहिए, लोग कर सकेंगे, कम ही ममालिक कर सकेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो माजी में कि जिसकी वजह से उन्होंने तरक्की पाई हो, लेकिन अब तो खैर उनके नंबर्स तशवीशनाक हैं और बिल्कुल अवैस की बात आई एग्री विद हिम। जो तरक्की पा ली वो अच्छा भाई, इकोनॉमी उनकी जबरदस्त चल रही है। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो आबादी का तनासुब भी देखना होगा जापान में, जो खवातीन वहाँ पर वर्कफोर्स में हैं उनकी ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो जॉब्स हैं जिनको जंक जॉब्स आप कहते हैं। वो जंक जॉब्स ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल लो स्टार्टर वाली जो इनकम जॉब्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी वो उनकी एक तो कैलकुलेशन नहीं हो सकती है बिल्कुल, और दूसरा ये कि जो मेजॉरिटी जो खवातीन अगर वो काम कर रही होंगी तो उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी थोड़ा सा ज़ाहिर है कम ही होगा, मेजर इम्पैक्ट होता है वो कम होगा। और फिर तीसरी चीज़ ये कि आप जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी जगहों पर खवातीन होती है उनकी काउंटिंग हो भी सकती है, वो फिर नज़र भी आती है, तो ये वहाँ पर नहीं हो रहा है, ये है प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो एक तो ये जापान की बात हो गई, लेकिन जापानी होते बड़े सेहतमंद है, जापानी होते बड़े सेहतमंद है। जापानी मॉरल वैल्यूज के हिसाब से भी बहुत जो है उनकी जो एक जो ब्रॉटअप है चीन में भी, चीन का भी, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें भी चीन से बेहतर जापान रह गया है इस मामले में कि बच्चों की जो तरबियत का मामला उन्होंने स्कूलों में तश्कील दिया है उसका मुकाबला नहीं कर सकता चीन। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें चीन की थी या जापान की थी कि जिसके अंदर बच्चों को माँ बाप के आगे उन्होंने बिल्कुल सजदे जैसी कैफियत में झुकाया हुआ था। ठीक है, जापान के ही एक मतलब वो माँ बाप के अदब और उनकी जो तहजीब है उसके हवाले से कि आपने माँ बाप का अदब करना है और इस हद तक करना है कि उनके आगे बिल्कुल आप झुक जाएं। बात बिल्कुल सही है, वो एक्शन आपको सही लगे ना लगे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश की। फिर एक वीडियो थी जापान की जिसके अंदर ये बात आप देख सकते हैं कि हर हफ्ते बच्चों से सफाई करवाई जाती है अपने स्कूल की। बिल्कुल, तो वो बच्चा जो कि सफाई करेगा अपने स्कूल की बचपन से ही, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं केजी प्रेप 1 क्लास के, उनसे जब आप ये काम कराएंगे उन्हें पता होगा कि सफाई कितनी अहमियत की हामिल है। हम तो बच्चों के साथ बैठे हुए होते हैं और कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कौन कोई आकर उठाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें आएगा उठाने, जाहिर है हम तो नवाब, हम पैदा तो नवाब इब्ने नवाब। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात। अच्छा, सेहतमंद की जहाँ बात होती है तो एक आपको मैं और ख़बर सुनाऊँ कि ज़ाहिर है इंसानी जिस्म जो है हमारा वो एक मशीन की तरह है और जिसे ख़राबियों से महफूज करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। वर्जिश होती है, उसमें पैदल चलना होता है, ये दोनों चीज़ें बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल है। अब सवाल ये आता है जहन में कि हर शख्स को कम अज़ कम कितनी देर तक पैदल चलना चाहिए। ये रिसर्च भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की एक ताज़ा तहकीक है, उसमें जवाब मिल गया उन्हें, और 196 मुस्तनद आर्टिकल्स 3 करोड़ अफराद का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि अगर इंसान तेज़ी से 11 मिनट भी वॉक कर ले तो कम उम्री की अमवात में 10% वाक़ हो सकती है। मतलब अगर आप सिर्फ 11 मिनट आप वॉक कर लेंगे तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या कहते हैं उसको, ज़ाहिर है आपकी फिजिकल सेहत बेहतर हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाएगी। 11 मिनट दिन में 11 मिनट करना है भाई आपने, ठीक है जी। क्या हुआ इसमें आप हंसने की? हमें ना कहें, हम तो वैसे इंतजार कर रहे हैं कि हमें जिम शिम ना जाना पड़े, हम तो बस हम तो सुस्त लोग हैं। नहीं, मैं तो ठीक है 11 मिनट, सिर्फ 11 मिनट, सब लोग जो भी हैं भाई 11 मिनट चल लो, क्या हो गया। बिल्कुल, दिन में 24 घंटे उसमें से 11 मिनट निकाल लोगे। अच्छा, रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हफ्ते में 75 मिनट की आप अगर मिड लेवल एक्सरसाइज करें तो भी बहुत सारे ऐसे ख़तरात, बीमारियां जो हैं जो मरने से पहले इंसान को लाक होती हैं उसमें कमी हो सकती है। और इससे पहले साइंसदान हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज रिकमेंड करते थे, लेकिन अब ये फिगर जो है वो उन्होंने रिवाइज कर लिया। और रिसर्च में शरीक एक साइंसदान डॉक्टर सॉनबर्ग था, उनका कहना यह था कि वर्जिश का आगाज़ आप करें 75 मिनट फ़ी हफ्ता। 75 मिनट फ़ी हफ्ता क्या बना? तकरीबन 10 मिनट 11 मिनट पर डे, यही तकरीबन इतना ही होगा। अच्छा, और फिर उसको आप बढ़ाते बढ़ाते आप 150 मिनट तक ले जाएं, जितना आपके अंदर पोटेंशियल और वो क्या कहते हैं स्टेमिना डेवलप हो जाए आप उसको बढ़ा दें। साइकिल चला लें, टेनिस खेल लें, ये सारी चीज़ें दिल की तकलीफ, कैंसर, ल्यूकेमिया, ये तमाम खतरात को कम कर देती हैं सिर्फ दिन में 11 मिनट। इनको एक और रिसर्च भी करनी चाहिए। अच्छा, वो क्या? वो ये कि दिन में कितने घंटे का टीवी शो करने से जिंदगी आपकी बढ़ेगी। हाँ, कम ना हो बस। का शो करते हैं सही बात है, वाकई 2 घंटे का तो करते हैं। अगर वो कहते हैं कि 4-5 का करें फिर, हाँ, तो फिर क्या होगा ना, तो लोग हमें बाकी ना बर्दाश्त कर सकेंगे ना हम ये जुल्म सह सकेंगे, लेकिन फिर हम अपनी जीने के लिए तो कर लेंगे, आप लोगों का फिर अल्लाह हाफिज। बिल्कुल।
अच्छा, आपको एक और चीज मैं बताऊं कि एक गाना था भाई, अगर आपको याद हो, सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाला बड़ा ही पॉपुलर गाना, कच्चा बादाम। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, वही उसके गुलकार हैं भवन बढ़िया या बुढ़िया, भवन बढ़ियाकर, हाँ भवन बढ़ियाकर, उनके साथ हो गया धोखा। और भवन साहब जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता साल कच्चा बादाम का जो है वो गाकर गैर मामूली शोहरत जो है वो हासिल कर ली थी, लेकिन कल वो इंतहाई कसम पुरसी की गुर्बत की जिंदगी आजकल वो गुजार रहे हैं। भवन का जो गाना है कच्चा बादाम, उसकी कॉपीराइट जो है एक म्यूजिक कंपनी ने धोखे से हथिया ली है उनसे, जिसके बाद अब भवन ना तो अपना गाना गा सकते हैं और ना ही वो सोशल मीडिया पर उस गाने से होने वाली आमदनी में हिस्सेदार हैं, और बल्कि हिस्सेदार ही क्या, अब तो हिसाब ले ही नहीं सकते। बिल्कुल कॉपीराइट किसी और का हो गया तो ये तो धोखा, बिल्कुल फ्रॉड है, अच्छा खासा फ्रॉड। भवन जो है उन भवन बढ़ियाकर जो है, ये अगर हम उनकी बात करें तो कई माह से अपने गाँव वाला घर छोड़कर मगरबी बंगाल के शहर जो है उसमें रह रहे थे, और उसका नाम है दबराजपुर, उसमें अपने बेटे के साथ रह रहे थे, लेकिन अब उनकी माली हालत इंतहाई ख़राब है, मखदूश है, और उन्होंने गाने से जो पैसे कमाए थे वो घर पर लगा दिए, लेकिन वो मुकम्मल होने पर खाली करना पड़ गया उनको, तो हालात ही उनके बदल गए बिल्कुल। तो आप ये भी इससे इस स्टोरी से वैसे पता चलता है कि ज़िंदगी में आप प्लान कुछ करते हैं, फ्रॉड तो होते हैं ज़िंदगी में, आप प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है आपके साथ, और फिर ज़िंदगी जो है वो नया मोड़ एक इख्तियार कर लेती है। खैर बहरहाल ये मामला जो है कच्चा बादाम जो है वो जरा कच्चा ही रह गया, वो पक ना सका उनके लिए। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा ले लें, हाँ, वक्फे के बाद फिर हम वापस आते हैं, तो फिर जरा कुछ मामलात पर बात करेंगे आपसे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। 8 मार्च को पीटीआई की रैली के दौरान एक कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह जाँ बहक होने पर मुल्क भर में इजहार अफसोस किया जा रहा है। बहुत बड़ा जनाजा उनका पढ़ाया गया। पीटीआई का इल्ज़ाम यह है कि अली बिलाल को पुलिस ने हिरासत के दौरान तशद्दुद करके हलाक कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तशद्दुद की तस्दीक आखिरकार हो गई है। मौत की वजह दिमाग पर गहरी ज़रब के बाद ज़्यादा खून बहना बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के हसास आज़ा पर भी शदीद तशद्दुद किया गया। मकतूल के जिगर और लबलबे में खून जमा होना भी मौत की वजह बना। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ थी कि 26 जगहों पर तशद्दुद के निशानात थे, उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई, 26 जगहों पर। बिल्कुल। और पीटीआई की रैली के खिलाफ पुलिस एक्शन की गूंज बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सुनाई दी गई है। इस डेथ की भी गूंज बैनुल-अक़वामी सतह पर सुनाई दी गई है, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जो नायब तर्जमान हैं फरहान हक, उन्होंने अपने बयान में अली बिलाल की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक है हासिल, और जिन्होंने रैली की शुरका पर हमला किया है उनका एहतसाब होना चाहिए। तो इस हवाले से अब ज़रा बात करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। 2 रुकनी का जो कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी, वो भी कायम कर दी गई है। इसी हवाले से ज़रा हम डिस्कशन करेंगे। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पहले तो थोड़ी सी इसकी तफसील अगर बता दें कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, और इसके ऊपर जो रिपोर्ट में सामने आया 26 जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर 26 हिस्से हैं जहां पर जो है वो तशद्दुद किया गया है। अली बिलाल के हसास जो अज़ा हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। अली दिमाग की खोपड़ी का एक हिस्सा जो है जहां पर बहुत ज्यादा ज़रब लगी थी उस पर भी तशद्दुद किया गया। दिमाग में खून जमा हो जाने की वजह जो है वो भी मौत की वजह बनी है। जो अली बिलाल का ब्लड प्रेशर था वो भी खून जमा होने की वजह से दिमाग में जो है वो इंतहाई लो हो गया था। इसके साथ साथ जो है उनके जिगर में, लबलबे में जो है वहां पे भी जो है वो खून जमा हुआ, जिसकी वजह से जो है वो मौत की वजह बनी है। तो ये तमाम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये जाहिर करती है कि बहुत ज्यादा तशद्दुद जो है अली बिलाल के ऊपर वो हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उनका भी ये कहना था कि इनको तशद्दुद करने के बाद ही जो है अली बिलाल की जो हलाकत हुई है, और उनको जो है एक ब्लैक डाले के अंदर जो है
वो लेकर आए थे सर्विस हॉस्पिटल के अंदर। वहां पर ईदी एहलकार थे जिन्होंने स्ट्रेचर लेकर उनको रिसीव किया था। 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें DIG एलीट हैं, SSP डिसिप्लिन जो है इमरान किश्वर हैं। तो उस हवाले से अब तक की जो तहकीकात है 50 के करीब CCTV कैमरास की फुटेज जो है प्राइवेट सरकारी वो हासिल कर ली गई है। उसके अंदर चेक किया जा रहा है कि ये ब्लैक डाला जो है वो कहां से गुजरता है, कहां से निकलता है। अली बिलाल को लेकर जो है वो कहां पर जो वैन जी है वो किस तरफ गई थी और क्या क्या मामला जो है किस जगह पे इनके ऊपर इस हवाले से ये भी बताएं कि फैमिली तक भी जाहिर है रिपोर्ट पहुंची होगी पोस्टमार्टम की, और ये डाले वाली बात और ये सारी डिटेल, 2 रुकनी कमेटी का फॉर्म होना, कायम होना, वालिदैन का क्या मौकफ है इस सारी सिचुएशन पर? FIR का क्या सिलसिला है? जी बिल्कुल, कल उनके जो वालिद से भी हमारी बात हुई, बहुत ज्यादा दुखी तकलीफ थे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत सोच ये वाकया है, किसी पे भी इस तरह तशद्दुद नहीं होना चाहिए जिस तरह तशद्दुद किया गया। बहुत ज्यादा दुखी हैं वालिदैन, उसके वालिद और उसकी वालिदा, और उसके वालिद का ये कहना है कि उन्होंने अपनी दरखास्त थाना रेस कोर्स के अंदर जो है वो दे दी है। अपने जो उनको समझते हैं जो मुल्जमान है उनको नामजद भी कर दिया दरखास्त के अंदर, और उस हवाले से निगरान वजीर आला के खिलाफ, वजीर दाखिला के खिलाफ, CCPO लाहौर के खिलाफ, IG पंजाब समेत दीगर जो नाम उन्होंने इसमें जो है वो नामजद किए हैं, दरखास्त दे दी है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। उनका कहना है कि हमारा मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा, हमारा मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए, उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए। जो बेकसूर होगा वो निकल जाएगा, जो कसूरवार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा हक है। लेकिन अभी तक उस दरखास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है, जबकि पुलिस की जानिब से कल एक मुकदमा बताया था कि वो दर्ज कर लिया गया था। जी अच्छा शाहिद साहब, ये भी बताइए कि अली की जहनी सेहत के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं सामने, उस बारे में कुछ बता सकेंगे आप? मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन को 3 माह से लगातार मैं जमान पार्क के बाहर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8-8 बजे तक हम लोग वहां पे मौजूद होते हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर दूसरे दिन जो है मेरी अली बिलाल के साथ मुलाकात होती थी। अली बिलाल की जो सेहत, अगर आप उसके डायलॉग सुन लें, हम ये कह सकते हैं कि वो सादा सा इंसान था, एक मासूम इंसान था। अगर ये कह लें कि वो ज़हनी तौर पर ज्यादा अपसेट था, ऐसी बात नहीं है। वो इतनी, हाँ, भोला कह सकते हैं, ये बड़ा आपने अच्छा लफ्ज कहा है, भोला उसे कहा जा सकता है, मासूम कहा जा सकता है। कल इमरान खान, ये आपको मैं आज पहले दिन बात बताने लगा हूं, कल इमरान खान से जो बीट रिपोर्टर की मुलाकात हुई, इमरान खान ने कहा, ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात की है कि सुबह 4-5 बजे के करीब आवाज आती थी, आई लव यू इमरान खान, आई लव यू। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने पूछा ये कौन है जो आवाज, उन्होंने कहा ये आपका कारकुन है। तो इमरान खान इससे मिलना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर पेशियों में लग गए, तो इस हवाले से उनकी मुलाकात इससे नहीं हो सकी। लेकिन इमरान खान ने इस बात का नोटिस लिया और वो अक्सर बाहर खड़ा होकर आई लव यू इमरान खान, आपने इनके डायलॉग भी सुने होंगे। इसके साथ साथ अब लोग इनकी वीडियो को संजीदा ले रहे हैं कि अली बिलाल ऐसी बातें करता था कि वो बताता था किस तरह तशद्दुद हुआ, 25 मई के अंदर भी उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। तो वो हम ये कह सकते हैं कि सही मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कारकुन था और इमरान खान का वो दीवाना था, जो वहीं पे रहता था। हर वक्त जो है जो भी कोई लीडर आता था उसके साथ मिलता था, और उसकी ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान के साथ जो है वो उसकी मुलाकात हो। और हम सड़क के ऊपर खड़े होते हैं, अगर कोई आवाज लगाकर मुस्लिम लीग का वहां से गुजरने की कोशिश करता तो वो लड़ पड़ता था। और आपने इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट हमें दी। सब इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम कहते हैं कि यूथ को, जो 65% आबादी जो है हमारी 30-35 साल से कम की है, उस यूथ को पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। हमें ऐसे ब्रेन्स चाहिए जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकें, हमें वो जज्बा चाहिए, वो एंथुजियाज्म चाहिए। और दूसरी तरफ हम यूथ जब शामिल होता है, चाहे वो किसी भी जमात के साथ हो, वो चाहे मरियम नवाज साहिबा की जमात के साथ हो, बिलावल हिमसेल्फ इज मतलब वो एक यूथ की तर्जुमानी करते हैं ना, बुजुर्ग तो नहीं है, तो उनके साथ हो, कोई भी हो, यूथ को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाना, एक शख्स को जो कि किसी लीडर से मोहब्बत रखता है, या वो किसी, अब मैं दोबारा कहूंगी कि वो चाहे किसी के लिए भी ये जज्बा रखे, किसी भी पुलिस वाले को ये नहीं चाहिए था कि वो इतना तशद्दुद करते। यही रिपोर्ट कल मैं देख रही थी और मुझे एक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट याद आ गई, और वो भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रही थी, वो थी अरशद शरीफ की। उसका तशद्दुद आप देखें, उसमें पढ़ें क्या लिखा क्या हुआ है, और इसमें आप पढ़ें क्या लिखा है, आपको बड़ी मुमासलत मिलेगी। अच्छा, अब इस पर एक तो पॉजिटिव चीज़ ये बहुत ज़्यादा हुई है कि मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर बड़े सख्त रज्ज और अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि जी ये चीज़
चीज़ बिल्कुल गलत हुई है और उन्होंने भी यही बात की जो आपने की कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन हो ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 1 तो जी 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 उन्होंने कहा, बिल्कुल ऑफिशियली रिपोर्टेड है ये। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो कल रात उनकी स्टेटमेंट चल रही थी वो तो ये थी कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी आप देखें कि कारकुनान कर क्या रहे थे। अच्छा। वो कारकुनान चाहे जो भी कर रहे थे, इस किस्म का तशद्दुद तो किसी कारकुन पे, क्रिमिनल्स पे भी नहीं होता। अच्छा, वो पुलिस की मेंटालिटी है, क्योंकि पुलिस के हवाले से हम जानते हैं कि हमने क्या देखा है इससे पहले, मॉडल टाउन भी हमने देखा है, यही पुलिस तो उसी रीजन की पुलिस है ना भाई। उसके अलावा सानहा है, साहिवाल, हम सबको याद है बच्चों के सामने वालिदैन बाप का कत्ल था, कुछ इस तरह था। बिल्कुल, साहिवाल वाला, दोनों अलग अलग चीजें थी। मॉडल टाउन मॉडल टाउन वाला बिल्कुल एक अलग था, साहिवाल वाला था, लेकिन सजाएं भी किसी को नहीं मिलती, सजा पकड़ा नहीं जाता, किसी को नहीं मिली, नोबडी इज हेल्ड अकाउंटेबल। पुलिस में ये जज्बा और ये जो दीदा दलेरी है ना कि हम मार के फरार इख्तियार कर लेंगे, वी विल गेट अवे विद इट एंड नोबडी कैन होल्ड अस अकाउंटेबल, ये पुलिस में जज्बा तब आता है जब पीछे कोई पुष्ट पनाही कर रहा हो, कोई पीछे बैठा हो और वो कहे कि मारो फड़ के ना लाओ। या फिर ये भी होता है कि पुलिस की अपनी मेंटालिटी बन जाती है इस तरह से। जैसे आप अमेरिका में देखें ना, पुलिस जो है वो ब्लैक्स के साथ क्या कर रही होती, किस तरह मार रही होती, पूरी वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गई उस एक जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद। तो वो पुलिस की अपनी मेंटालिटी भी बन जाती है इस तरीके से, क्योंकि पुलिस एक पावर पोजीशन है और वो पावर पोजीशन ऐसी होती है कि जो उसके अंदर आता है, अगर वो थोड़ा सा भी सही हो दिमाग है तो अलग बात है, लेकिन अगर उसके अंदर एक पावर का वो नशा चढ़ा है तो बस फिर इस तरह के मामलात होंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब वक्त हुआ है एक बड़ी ख़ास शख्सियत से मुलाकात करने का। अब वो शख्सियत कौन है? ये हैं जी पलवशा कुक्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल केओस चल रहा है, महंगाई एक तरफ, फसाद एक तरफ, तो मेरा अपना ज़ाती तौर पर जो मशगला है, और वो सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, इसलिए मैंने सोचा अवैस की भी हम ज़रा इनसे ख़ास तौर पर मुलाकात कराएँ। आखिर में रात को दिन ख़त्म करते हुए मैं इनकी जो वीडियोज़ हैं वो अक्सर लगा लेती हूँ, क्योंकि बड़ी थेरेप्यूटिक हैं और अक्सर ये ज्ञान जो बांट रही होती हैं वो ज्ञान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये बिल्कुल पलवशा कुक्स अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इतना फेमस, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने ये स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बस उसके महीने के बाद ही मैं एक्चुअली स्कूल जैसे नर्सरी में काम करती थी छोटे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जब कोविड हुआ तो उन्होंने स्कूल नर्सरी सब बंद कर दी, तो काम भी सब खत्म हो गया। फिर मैंने कहा कि मैं हमेशा ज़िंदगी में फारिग नहीं बैठी, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ताकि इंसान, वो कहते हैं ना, पॉजिटिव माइंड ही आगे पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलता है। बिल्कुल सही। हम खाली बैठे रहेंगे तो और बहुत कुछ ऊट पटांग सोचेंगे और इन्नू फ़ोन कर, लड़ाइयाँ झगड़े, बस इसमें जो है ना फिर दिल लगा रहता है लोगों का। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ करूँ। मेरा बेटा अयान जो है छोटा, जो न्यू जनरेशन है ना वो काफ़ी इन है डिजिटल दौर में। उसने कहा मामा आप, क्योंकि मैं इससे पहले फेसबुक पे थी, मेरे फेसबुक के पेज का नाम था घर का खाना नहीं राज के नाम से, लेकिन बाद में मैंने उसको पलवशा कुक्स में चेंज कर दिया था। उस पे मैं कुकिंग करती थी जो ज़रा लंबी होती थी। तो मेरे बेटे ने कहा मामा आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाओ और उस पे लगाओ, क्योंकि उसके ऊपर 59 सेकंड की वीडियो बनती थी जी। तो उसके ऊपर फिर वीडियो बनाई, लगाई, और वीडियोस जो हैं वो लोगों को वो स्टाइल इतना पसंद आया, क्योंकि कोविड के टाइम पे ही मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई। जब मैं अभी फेसबुक पे थी उस पर काम कर रही थी, तो अम्मी की जब डेथ हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये हुआ। फिर मेरी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे लंग्स में ब्लड क्लॉट्स हो गए, और ये उसके बाद मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली करना शुरू किया काम को, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह ताला आपकी मदर को भी ज़रीक़ रहमत करे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है उसको दूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। जी, अपनी तकलीफ़ को मैंने दूर करते करते मुझे पता नहीं चला कि कितने लोगों की ज़िंदगियों में मैंने आप कहें कि डिप्रेशन दूर हुआ उनका। तो मुझे मैसेजेस आते थे जो
डिप्रेशन के लोग टैबलेट्स पे थे, चीज़ों पे थे, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो हमें फॉरवर्ड की जाती है कि आप ये वीडियो देखें। क्या बात है। अच्छा, अब आप जिस ज़बान में गुफ्तगू करती हैं वो ना खालिस उर्दू है ना खालिस पंजाबी है, ये कौन सा मिक्स एक्सेंट आपने बनाया हुआ है? ये एक बीच का वो मुतंजन है जो आपको जर्दे का भी टेस्ट देगा और बिरयानी का भी। इसमें क्योंकि हमारा जो अपना इलाका है फैसलाबाद से, वहाँ का जुबान, वहाँ की भी पंजाबी बोली जाती है, लेकिन एक्सेंट जो है मुझे लगता है कि हमारा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप सियालकोट से हैं, कुछ कहते हैं आप गुजरात से हैं। मेरी अम्मी गुजरात से थी, मेरे जो दादा थे वो सियालकोट से थे। अच्छा। तो ये मिक्सचर है उसका। ओके, गुड। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं किसी को भी, पंजाबी भी बहुत डिफरेंट तरीके से बोली जाती है, कई पंजाबी बड़े सख्त लहजे में बोली जाती है, और अगर इसको सही बोलें, प्यार से बोलें तो ये तो मिठी जुबान हुई कुछ। बिल्कुल अग्री, ये तो मिठी जुबान कोई नहीं, हमारी पंजाबी भी निकल आती है। वो मुझे भी पंजाबी बोलने का शौक है, लोग मुझे कहते हैं आप ना बोला करें, लेकिन ये गल करो पंजाबी, असी बिल्कुल करिएंगे, पलवाशा नाल असी पंजाबी गल करिएंगे। अच्छा ये बताएं आज मेन्यू में क्या है, आज क्या पकाएंगी? आज मैंने पालक और चिकन बनाना है, लेकिन कल लेट हो गया थोड़ा, तो इसलिए मैं अब आज बनाऊं। तो बस इस तैयारी के बाद अपना वापस वो कहते हैं ना, एक यहाँ पे एक हांडी निकली हुई है जिसको कहते हैं 7 in 1 पॉट, उसमें 7 तरीके की चीजें बन सकती हैं। तो जो हाउस वाइफ है ना वो भी ऐसे ही होती है, खूबसूरत भी लगेगी, बड़ी अच्छी होती, तो वधिया कोई मॉडल भी नहीं होनी, उससे अच्छी कोई नर्स भी नहीं होनी, उससे अच्छी कोई क्लीनर नहीं होनी, उससे अच्छी कोई कुक नहीं होनी। तो ये सारा फुल पैकेज होता है। तो इसलिए इसके बाद मैं अपने वापस कुक वाले हुलिये में आऊंगी और कुकिंग स्टार्ट करूंगी। तो ये आपने जो अभी बात की ना, हाउस वाइफ से बेहतर कोई नहीं होता, तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपकी एक कंपाइलेशन सी देख रहे थे, उसमें आपका वो गाना टाइप कुछ आप गा रही थी, तुम्हें दुल्हन बनाएं, तुमसे रोटियां पकवाएं, ये कंटेंट आप कैसे सोचती हैं? ये मैंने वो देखी वीडियो भाई इंस्टाग्राम पर, मैं कहती हूँ दूल्हे कोई रोमांटिक हुए हुए हैं ये गाना सुना के हैं, वो क्या बीवियों के नखरे, और मैं ये सोचती हूँ कि हाँ यार नखरा बाद चो भी इंजी चुकिया जाना कि नहीं। ये पहले तो बड़े नखरे उठाते हैं, बाद में जैसे ही अम्मा सामने आएंगी वो गाना ऐसे बदलेगा कि तमन्ना है तुमसे हांडियां पकवाएं, तमन्ना है तुमसे रोटियां पकवाएं, ऐसे बातें बदल जाती हैं। तो मुझे ये गाना देख के ना मेरे से हजम हुई नहीं इतनी मोहब्बत, मैं आपको सच बताऊं। कई लोगों से नहीं हुई होगी, और कई लोगों को आपका ये गाना भी सुन के बड़ा मजा आया होगा। मैंने भी जब सुना था मैंने कहा भाई ये तो पलवाशा ने कमाल ही कर दिया आज। अच्छा ये बताइए, जब इस किस्म की बातें आप वीडियो पे बना रही होती हैं, कर रही होती हैं, तो आपके घर वाले तो सुन के लोट-पोट हो जाते होंगे हंस हंस के? मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड, अभी उनको मैंने यहाँ से भेजा है बाहर, वो मेरे सबसे बड़े फैन मेरे अपने हस्बैंड हैं। क्या बात है। वो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, और अभी उनका था कि वो बैठ के ये मेरा पूरा इंटरव्यू भी देखें कि मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ। अच्छा। तो कुछ मोहब्बतें जो है ना वो जाके कुछ देर बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो बस ये मियाँ बीवी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, इसमें मैं कहती हूँ ये वो PhD है ना जो इंसान कभी पूरी कर नहीं सकता, इसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए एक दूसरे के लिए। बिल्कुल सही, आपने इसको तो PhD कहा। मैं कहनी हां ए ओ लड्डू है जेड़ा खांदा है पछतांदा है, जेड़ा नहीं भी खांदा ओ भी पछतांदा है। कई बार लड्डू, मैं ये समझती हूँ कि आपके घर का, किसी भी घर का सुकून उस घर की औरत होती है। बिल्कुल सही। उस घर की औरत जो है वो पिलर होती है, उस घर का बेस होती है। उस घर से बाहर जाने वाला हस्बैंड जो है वो इस सुकून से बाहर जाता है कि मेरे घर में सब कुछ भाई ठीक मैनेज हो रहा है। एक औरत एक घर की पूरी इज्जत आबरू संभाल के बैठी होती है, और हस्बैंड के वापस आने पे घर का माहौल अच्छा, आपने अच्छा खाना पकाया हो, आप खुद वेल ड्रेस्ड हो। ये मैं बहुत बार कहती हूँ लड़कियों को जिनकी स्पेशली न्यू शादी हो रही है कि अपने आप को खर्च मत करें, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करें अपनी सेल्फ में। हमें ये नहीं होता कि बच्चे पैदा हो गए, शादियां हो गई, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। आपने एक इंसान के साथ ग्रो करना होता है, अपने हस्बैंड के साथ ग्रो करना होता है, अपने बच्चों के साथ ग्रो करना होता है। तो आप में वो सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बच्चों को ये ना लगे कि भाई ये हमें समझ नहीं रहे,
या हमें इनकी समझ नहीं आ रही। अब कई लड़कियां ये भी कहती हैं भाई वो हमें नहीं समझते, वो हमें समझे। इस चक्कर में ना वो समझेंगे ना आप समझेंगे, कोई एक ही दूसरे को समझ ले तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाए। जबरदस्त बात की आपने, कोई एक ही वाकई। कोशिश कर ले, बिल्कुल। अच्छा, आपका मैंने सुना कि बरतानिया में आपने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में गुजारी, कई नौकरियां की, बड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे बताएं कि जब आप वहाँ गई थी पाकिस्तान से रुखसत होकर दुल्हन बनकर, तो किस चीज़ पर आपकी खुशियाँ थी, किस चीज़ पर उदासी थी? बस अब आपने मुझे इमोशनल साइड पे ले जाना और मैंने रो पड़ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको एज ए पॉजिटिव, ह्यूमरस और हंसता खेलता ही हम इसको रखें। तो इंग्लैंड जब मैं आई तो यहाँ आकर जो मैंने सुना हुआ था ना कि बहुत ये है वो है, बहुत हाइप क्रिएट हमारे लोग कर देते हैं, मुझे लगा कि ठीक है ये मुझे लगा कि हाँ ठीक जगह। वैसे भी मैं इस तरह के इंसान हूँ, शायद मेरे उत्ते ना चीज़ां बहुत हावी होंदियां नहीं। मेरे हस्बैंड भी मुझे अक्सर कहा करते थे गाड़ी नहीं लेनी, कुछ लेना ना, कि तुम्हें खुशी नहीं हुई। मैंने कहा बस मैं इतना ही खुश होती हूँ कि चीज़ों को मैं सर पे सवार नहीं करती। तो यहाँ मैं आई, मेरे मामू यहाँ पे थे, पुप्पो भी यहाँ पे हैं, और मामू के घर आई, मेरे इन लॉज भी वहाँ पे आए हुए थे। फिर वहाँ पे मैं रात रही। फिर अगले दिन मैं, मेरे जो हस्बैंड यहाँ पे उनका घर था, मेरे सास ससुर भी सब आए हुए थे। वो मैनचेस्टर में होते हैं, लेकिन मेरे अपने हस्बैंड यहाँ रेडिंग में थे, यहाँ पे इनका अपना घर था। तो मैं सीधा इधर जो अपना घर था वहीं पे आई। सही। और 2 कमरों का घर था, 2 बेडरूम का छोटा सा घर। पाकिस्तान तो उसी बहुत बड़े घर जो मैं आई, और मैं बड़ा घर इसलिए कहती हूँ कि खुला बेड़ा, आसमान नजर आता था, बाहर से गली की आवाजें आती थी, रौनकों वाला घर था, घर भरा पूरा। उस घर में हमेशा से रौनक रही। मेरी पुप्पो थी, उनकी बेटियां भी वहीं से पढ़ के और बहुत काबिल फाजिल बन के निकली। फिर हम बेटियां वहाँ पे, उनकी शादियां वहाँ पे हुई। तो यहाँ आकर मुझे घर बहुत ही छोटा लगा। फिर मैं घरों बाहर वेखना तो मैंने बंदा कोई ना नजर आए करे। अपने लोगों की आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस गई, अपने लोगों को देखने के लिए तरस गई। कोई मुझे दूर से अपना नज़र आ जाता था तो मैं शायद पीछे ही चलना शुरू कर देती थी कि मैं देखूं ये कौन है। और फिर उस टाइम पे यहाँ पर क्या कहते हैं कि 3 मिनट की कॉल हुआ करती थी पाकिस्तान की। अम्मी का फ़ोन 3 मिनट की कॉल में ख़त्म हो जाता था, जिसमें ना तो वो अपने दिल की बात कह सकती थी, ना मैं ही अपने दिल की बात उनको बता सकती थी। ते जेड़े किस्से ने वो मुख्तसर रह गए खत्तां तक। खत मेरी अम्मी दा आना ते खत दे अंदर दी राइटिंग तो लैके ओहदे 4 चफेरे लिखे आंदा सी। कोई खत की ऐसी कोई सफ़ेद जगह नहीं होती थी जो जिसमें उन्होंने नहीं लिखा होता था। उन्होंने सारा मुझे बताया होता था, मेरे बाद वो क्या महसूस करती हैं, मेरे बहन भाई कितने उदास होते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग है, ये चीज़ें हैं, ये बहुत। और मुझे जिस दिन मेरी माँ का ख़त आ जाया करता था, मेरा वो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता था। जिस दिन मेरी बात हो जाती थी उसके बाद मुझे लगता था आज मैं अपने घर का काम बहुत अच्छे से, दिल में एक सुकून सा हो जाया करता था। बाहर जाना, कोई चीज़ देखनी अच्छी, दिल में अपने बहन भाइयों का ख्याल आ जाना, कोई अच्छी चीज़ देखनी, अपनी माँ के लिए सोच लेना, कोई अच्छा अपने बाप के शौक की कोई चीज़ देखनी तो हाँ मैं अब्बू वास्ते ले लूँ। लेकिन जब नई नई शादी हुई होती ना तो हम लोग कह नहीं सकते कि ये मैंने चीज़ लेनी है, और कई दफ़ा दिल में रह जाता था कि हाय मैंने ये चीज़ लेनी थी और मैंने ऐसा ही होता है। बिल्कुल, ये सारी जो दास्तान है ये बहुत सारी ख़वातीन ने वहाँ जाकर महसूस की। बिल्कुल, ख़वातीन ने महसूस की, और लोग समझते हैं यहाँ से जाकर के वहाँ ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, लेकिन वहाँ पर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सारा कुछ आप पे पड़ जाता है। अकेले आपने संभालना है पूरा घर, अपनी ज़िंदगी, और पीछे वालों को भी बाज़ औक़ात। तो वहाँ पे भी कोई लड्डू टमाटर जो हैं वो आराम से नहीं प्लेट में रख के मिलते, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे परवशा, आपने वक्त निकाला, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और उतना ही मज़ा आया जितना मैं आपकी व्लॉग सुन के मज़े करती हूँ रात को। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह फलता फूलता रखे। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता माह हुकूमती अखराजात में कमी का ऐलान करते हुए बताया कि वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला किया है। माशाल्लाह। 2024 तक लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर जो है वो एक तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है।
इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि इन इक़दामात से 200 अरब रुपए का सालाना जो है वो बचत होगी। सुभान अल्लाह। बाज़ माहिरीन मईशत का ख्याल ये है कि ये नुमाइशी इक़दामात हैं और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इतनी बड़ी मईशत के हवाले से। इसके साथ साथ हुकूमत ने अभी माजी में हमने देखा कुछ ही अरसा पहले 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ जो है वो आवाम पर लाद दिया है। इन्ना लिल्लाह। महंगाई पहले ही आवाम की कमर तोड़ रही है और अब मजीद 170 अरब रुपए भी इन्हीं से नचोड़े जाएंगे। अब मौजूदा वाली हालत में हमने ये सोचा कि हम ज़रा बात करें कि आमदनी और अखराजात में हमारे फ़र्क कितना है। पिछले 6 माह में हुकूमती आमदनी 4,698 अरब रुपए थी, जबकि अखराजात हमारे 6,380 अरब रुपए तक पहुँच गए थे। इसका मतलब ये है कि 1,680 अरब रुपए का खसारा पहले ही 6 माह में पैदा हो गया था। अब ये जो कौमी असम्बली से मंजूर किए गए बजट से 37% ये ज़्यादा है। अच्छा, अब इस सारे खसारे पर हम बात करेंगे और बेसिकली सेगमेंट करने का मुद्दा जो हमारा है वो ये है, ये नंबर इसलिए शेयर किए कि हम बात करना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस की जो कॉस्ट्स हैं जो हमें पाकिस्तान को इनकर हो रही हैं वो कितनी हैं और वो दुनिया में दीगर ममालिक के साथ अगर कंपेयर की जाए तो वो हमारी ज़्यादा हैं या उनकी ज़्यादा हैं जो कि हमारे साइज़ के ममालिक हैं। बांग्लादेश हो गया, इंडिया खैर हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसी खित्ते में और दीगर दुनिया के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ SDBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद सुरैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। सर, थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर सकें कि हमारी हुकूमतों ने जो अखराजात अपने लिए मुख्तस किए हुए हैं वो कितने हैं और वो वहाँ कहाँ ऐसे जो है वो बड़े ख़र्चे जिनको हम कह सकते हैं कि बड़े ख़र्चे हैं जहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसा लग रहा होता है। शुक्रिया अवैस और शिफा। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके इस नए मॉर्निंग शो में, नए स्टाइल में। कुछ होते हैं लोग जिनकी वजह से जो अदारों की वजह से पहचाने जाते हैं, कुछ अदारे होते हैं जो लोगों की वजह से पहचाने जाते हैं और आप दोनों माशाल्लाह वो हैं जिनकी वजह से अदारे पहचाने जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू एंडीवर। बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद जब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अगर आप देखें तो हम हमेशा से जितना कमाते हैं उससे तकरीबन दुगने हमारे अखराजात होते हैं और यही वजह है कि हम IMF के चुंगल में और ये जो उधार लेने के चक्कर में हर वक्त वो कर्ज़ों के बोझ तले दबते रहते हैं। इस साल को भी देखें तो सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वफाक के पास टोटल जितनी इनकम इस बजट में थी उससे ज़्यादा हमें सूद के कर्ज़ों के सूद की अदायगी करनी है। यानी अगर मैं आपको राउंड फिगर देता हूँ कि अगर आपके पास 5 ट्रिलियन रुपए बचते हैं सूबों को देने के बाद तो 5.2 ट्रिलियन की हमें सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी और सूद है। तो इसको 4 Ds में कहता हूँ। पहला डी जो होता है वो डेट होता है कि डेट पेमेंट हर हुकूमत को करनी है, कुछ भी हो जाए आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते और आपको ये आपका मेजर चंक जो है, बल्कि अब तो ये हो गया कि 100% से भी ज़्यादा उधर जा रहा होता है। तो 1 जुलाई को जब हम माली साल का आगाज़ करते हैं तो अगर आप ये कर्ज़ों वाली रकम साइड पे कर दें तो उसका मतलब है कि आपको नए कर्जे लेने हैं बाकी 3 Ds पूरे करने के लिए। हमारा जो सेकंड डी है, सेकंड डी हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है। जाहिर है कि आप एक ऐसे खत्ते में हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात दरपेश हैं। वहाँ पे इस साल के बजट के मुताबिक हमें 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ वहाँ पे खर्च करने होते हैं। तो आपके पास मैं दोबारा बताता हूँ कि 5 रुपये आपकी जेब में है, 5 रुपये 20 पैसे आपने कर्ज़ों की अदायगी में देने हैं और 1.5 रुपये आपका डिफेंस में जाना है। तीसरा जो है वो फिर आपका आता है जो आपको गवर्नेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तनख्वाहें और पेंशन। अब ये एक ऐसा खर्चा है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ एक नया मॉन्स्टर बन रहा है, जो कि ये ख्याल किया जा रहा है कि डिफेंस से भी बढ़ जाएगा आइंदा चंद सालों में। हमारा इसका निस्फ जो है वो तनख्वाहें हैं और निस्फ जो है वो पेंशन है, क्योंकि हमारी अगर आप बाकी दुनिया में देखें तो वहाँ पे पेंशन जो है वो कहीं ना कहीं पे उसको इन्वेस्ट किया होता है, उसके फंड्स बनाए होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन होती है। हमारे ये होता है कि एक पेंशन का लाभ उतना ही सिलसिला चल रहा है जिसको कि ना कहीं पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और चूँकि हमारे यहाँ जो वर्किंग एज है वो भी कम है, 60 साल की उम्र में घर भेज दिया जाता है। तो 550 अरब रुपए की हमारी तनख्वाहें हैं, 530 अरब की हमारी
पेंशन है, और उसके बाद फिर डेवलपमेंट आती है जो कि हर दफ़ा कट होता है। जो पहले 3 Ds हैं, आपका डेट रीपेमेंट, आपका डिफेंस और आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों वो एक्सपेंसेस हैं जिस पे कोई भी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कोई हुकूमत उसमें, ये नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स हैं, आपको तनख्वाहें देनी ही देनी है, आपको पेंशन पे करनी है, आपको डिफेंस पे लगाना है, आपको कर्जे वापस करने हैं। चौथा जो है वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बेचारे पे सारा बोझ गिरता है, तो जहाँ पे अखराजात ज़्यादा हो रहे होते हैं उसी तनासब से डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर कट होते जाते हैं, और आखिर पे ये निकलता है। और ये डेवलपमेंट है जो कि डायरेक्टली अवाम को के लिए होती है, और नतीजा ये निकलता है कि अवाम बेचारे जो हैं वो बैठ के देख रहे होते हैं कि टैक्सेस जो है वो कहाँ गए, और टैक्सेस इन 3 मदों में पूरे हो जाते हैं। और ये अगेन मैं दोहराता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक साल की कहानी नहीं। अगर आप पिछले 20-25 सालों के बजट उठा के देख लें तो हर साल के बजट में यही कहानी जो है वो दोहराई जा रही होती है। आपने इसको दूसरे ममालिक से मुवाज़ने की बात की, स्पेशली इंडिया की अगर आप बात करते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे उसकी GDP का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा, वो दुनिया की 5वीं मुआशी ताकत बन चुका है। वहाँ पे जो अखराजात सूबों को करने हैं वो अखराजात वफाक में नहीं होते। हमारे यहाँ 18वीं तरमीम के बाद हम डबल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं कि वही मिनिस्ट्रीज सूबों को डिवॉल्व कर दी और फिर उन्हीं के नाम बदल के हमने उनको वफाक में भी रख दिया। एग्रीकल्चर सूबे को दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी वफाक में रह गई, इन्वायरमेंट सूबे को दे दी, क्लाइमेट चेंज वफाक में रह गई, जो हेल्थ है वो सूबे को दे दी, हेल्थ रेगुलेशन जो है वो वफाक में रह गई। तो वो जो एक स्पिरिट थी 18वीं तरमीम की कि आप जो है उसको डिवॉल्व करें अपनी पावर को, वो बदकिस्मती से वो पावर उस तरह से डिवॉल्व होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर जो थे वफाक में तो फिर आइडियली इस डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद और ये फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के बाद आपका छोटी सी वफाकी हुकूमत होनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इस दफ़ा भी जो कैबिनेट है उसकी सेंचुरी पूरी होने पर। मिफ्ता साहब ये कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में हम ये बयानात सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि सारा पैसा NFC अवार्ड के बाद सूबों को चला जाता है, वफाक के पास रहता ही कुछ नहीं है, इसलिए भी हमारे खसारे जो हैं वो कम नहीं हो रहे। कुछ इस किस्म की बात भी उन्होंने की है। जी, ज़ाहिर है कि अगर आप 57% जो भी आप कलेक्ट करते हैं 57% आप सूबों को दे देते हैं, तो फिर आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो अखराजात वफाक के पास ना हो। यानी वफाक जो है वो फिर डेट को देख के वो डिफेंस को देख रहा है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेवलपमेंट तो फिर वफाक के पास आइडियली नहीं होनी चाहिए अगर सूबे जो है वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। और अगर सूबे अपना काम ठीक नहीं कर रहे तो फिर हमें इसको देखना होगा एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कि क्या वजह है कि आपकी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है वो क्यों हो रही है। एक ही काम को 2 हुकूमतें जो है वो क्यों करना चाह रही है। सोशल प्रोटेक्शन जो है वो सूबे भी कर रहे हैं, वो वफाक भी कर रही है, हेल्थ सूबे भी कर रहे हैं, वफाक भी कर रही है, आपकी और बहुत से प्रोग्राम हैं जो कि सूबे भी कर रहे हैं और वफाक भी कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो अगर आप इस बहस को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो 18वीं के बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का शायद जवाब जो है वो नहीं रहता है, क्योंकि फिर तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और स्पेशली जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है तो पुलिसिंग तो सूबे का काम है, तो फिर आपके पास वफाक में इतना बड़ा कार्डर जो है वो क्यों है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जो कि तजाद से हम उनको चैलेंज करने से गुरेज कर रहे हैं, और अब वक्त की ज़रूरत है कि हम एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें कि कैसे इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। सही है, ठीक है। और वैसे तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो अभी हुकूमत ने बजट वो लगाया है, बजट में टैक्सेस लगाए हैं 170 अरब के, क्या इनको हम कहीं और से नहीं ले सकते, मतलब जमा कर सकते, एक्यूमुलेट कर सकते? इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही जो है वो एक फाइनल रास्ता है गवर्नमेंट के लिए कि अवामी टैक्स दे, कुछ और तरीका नहीं है? कहीं हम अपने अखराजात कम करें, कहीं से कोई कटौतियाँ करें? देखिए, ये तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इस वक्त तो हम हमारी मुआशी हालत जिस स्टेज पे है उसमें इधर आर का सवाल पैदा नहीं होता। आपको अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट करने हैं और आपको अपनी आमदनी भी बढ़ानी है। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई एक काम करे। आमदनी बढ़ाने के लिए अगेन जो एक शॉर्टकट हर हुकूमत इस्तेमाल करती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उससे हर हुकूमत जो है वो अवॉइड करती है, और अगर होता भी है तो उन्हीं लोगों पर टैक्स आता है जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में है। आपके जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमेशा ही से टैक्स नेट से बाहर हैं। दूसरी चीज़ जो है इसमें इम्पोर्टेंट कि
सूबों का जो रोल है अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में, वो शायद उस तरीके से शायद नहीं, यकीनन उस तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ तो हैं, लेकिन जिस तरीके से सूबे अपनी टैक्सेशन खुद बढ़ा सकते हैं और ना सिर्फ ये कि अपने रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं बल्कि आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, वो होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर ये कलेक्शन जो है, टैक्सेशन जो है, ये लोकल लेवल पे आ जाए, लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट हो, यानी मुझे पता है कि मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ वो मेरे सेक्टर में इस्लामाबाद में स्पेंड हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे स्पेंड कर रही है, तो मुझे बड़ी खुशी से मैं टैक्स दे रहा हूँ कि अच्छा पार्क की लाइट लग गई है, ये सड़क ठीक हो गई है, ट्रैफिक लाइट ठीक हो गई है, ये जो मैन होल है इनके ढकने लग रहे हैं। लेकिन अगर सारा टैक्स कलेक्ट होके वो पता चलता है कि वो सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमत सूबा में जा रहा है, तो लोकल लेवल पर टैक्स क्यों दिया जाएगा? तो ये अगेन हमारा सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा रीअलाइन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपको लेकर चलते हैं जी एक बड़ी ख़ास जगह, और ये ख़ास जगह ऐसी है कि जिसको जब हम देखते हैं तो ज़ाहिर है हमें ये याद आता है कि हाँ, हमारी जो जगह है वो दुनिया में नहीं है, आखिर हमें कहीं और पहुँचना है, कहीं और जाना है। लेकिन एक हिस्टोरिक कब्रिस्तान है। बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग दफन होते हैं। जब वो दफन हो जाते हैं तो उनकी हैसियत सबकी बराबर हो जाती है वैसे तो इंसानों की, लेकिन एक हिस्टोरिक कब्रिस्तान है। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान काका खेल साहब हमें बता रहे हैं कि वो हिस्टोरिक कब्रिस्तान कहाँ पर है। जी ज़ीशान, बताइए ये हिस्टोरिक कब्रिस्तान जो है वो कहाँ पर है और क्या ख़ास बात है इसकी? जी, सुबह बखैर शफा यूसुफजई और उवैस। इस वक्त मैं गोरा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये गोरा कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी है। 1854 में ये गोरा कब्रिस्तान जो है वो बनाया गया है और इसमें 2000 से ज़ायद जो है वो कब्रें है। इसमें उस ज़माने के आर्मी ऑफिसर थे बरतानिया दौर के, इसके साथ साथ जो पादरी है, सिस्टर्स है, और उनके साथ साथ उस ज़माने के बड़े बड़े जंगजू के कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ कब्रें तो ऐसे भी है कि एक कब्र के अंदर 32 से लेकर 40 तक जो लोग हैं वो बताए जाते हैं कि उनको दफनाया गया है। लेकिन हाल ये है कि इस कब्रिस्तान की बेशतर कब्रें जो है वो अब टूट फूट का शिकार भी हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही और ना ही जो दूसरे मुतल्लिका हुकाम है वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं। यही वजह है कि कुछ कब्रें ज़मीन के अंदर जो है वो दंस चुकी है और कुछ जो है टूट फूट का शिकार भी हो चुकी है। इसको गोरा कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गोरे यानी अंग्रेज़ और बरतानी दौर के जो अहलकार लोग हैं वो दफन किए गए हैं। इस कब्रिस्तान में उस ज़माने के डिप्टी कमिश्नर पंजाब की कब्र भी है। इसके साथ साथ दीगर जो आर्मी ऑफिसर्स थे, सिविल सर्वेंट थे, उनकी कब्रें भी यहाँ पर अब भी हैं और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद के तहत इसका ख्याल रख रहे हैं। यहाँ के लोग भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस कब्रों की ख्याल के लिए मुनासिब इंतज़ामात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया तो ये कब्रें ख़त्म हो जाएगी और एक तारीख़ है ये भी ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये देखें, ये गोरा कब्रिस्तान जो है पेशावर का तारीख़ी कब्रिस्तान, बिल्कुल बहुत पुराना। बहुत सारे शहर ऐसे हैं पाकिस्तान के, ज़ाहिर है जहाँ पर ज़्यादातर लोग मौजूद थे, वो जिनको हम गोरे कहते हैं, जो हमारे हुक्मरान जो रहे हैं बरतानवी लोग, वो जब यहाँ पर होते थे या उनके फ़ौजी यहाँ पर होते थे तो उनकी तदफीन उन कब्रिस्तानों में होती थी, उनको दफन किया जाता वहाँ पर, तो इसीलिए उनको गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है। बाद में फिर क्रिश्चियंस भी वहाँ पर दफनाए गए हैं। और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि उनके कब्रिस्तान जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते थे उस वक्त के ज़माने में। बाद में जो है हमारा वालों का हाल ज़रा ज़्यादा कोई बेहतर नहीं होता। अच्छा, अभी भी लेकिन बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं, जब आप जाएं वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कब्रें बनी हुई हैं। लेकिन एक इशू जो कि कराची में अक्सर औकात फेस किया जाता है वो क्या है कि कब्रिस्तानों में जगह ही नहीं है और कब्रें जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई बनी हुई हैं और चलने का रास्ता नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारी कब्रों की बेहुरमती भी होती है। तो और बहुत मरतबा ऐसा भी मैंने देखा है
कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके जो लवाहिकीन होते हैं वो कब्रों के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि वो वहाँ पर जाएं, पैसे दें, हज़ारों रुपए की मतलब काफ़ी महंगी कब्रें जो हैं वो फिर मिल रही होती हैं। और वो भी फिर वो जो गोरगन होता है वहाँ का, वो किस तरीके से वो कब्रों का इंतज़ाम करता है, इसके ऊपर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमत को कि एटलीस्ट मरने के बाद लोगों को जो है वो कब्र तो कम से कम मिल जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम अगले हफ्ते, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।